राधे राधे। हाँ, तो इसी के साथ ही अपन पढ़ना क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो कहते रंगीला बहुत कलाकार था, रंगीला बहुत ही क्या था, सब कलाकार था। सैयद बंधु बहुत खतरनाक थे, लेकिन सैयद बंधुओं को बहुत ही आसानी से मात दे दी थी, वो था रंगीला, बहुत इजीली। और अपने कल जो वो लास्ट क्लास में अपन पढ़ यही रहे थे कि भाई अमीर सारे इकट्ठे होते हैं, अमीर होके सैयद बंधुओं से यही कहते हैं तुम्हें जिसको बनाना है उसको बनाओ, ये तुम्हारी चॉइस है, लेकिन प्लीज किसी ऐसे आदमी को बनाओ जो हेल्थी हो, जो कम से कम लंबे समय तक शासन कर सके। वरना 1719 में 3 बादशाह मर गए हैं और 120 दिन से हम लोग जमीन के ऊपर क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं। इसलिए प्लीज तो सब किसको बनाया जाए, तो सब रंगीला को बनाया जाए, सबसे हेल्दी तो वही है। तब कहते रंगीला को ढूंढो, तो सब रंगीला को ढूंढा गया। रंगीला कहीं गार्डन में बैठकर पार्टी कर रहा था, क्या कर रहा था, पार्टी। और वो रंगीला आता है और वो रंगीला कहता है कि सब तुम लोग श्योर हो, तुम लोग मेरे को बनाना चाहते हो। तब उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल श्योर, तेरे को ही बनाएंगे, क्योंकि तू यार कम से अच्छा खासा तो है। तो उसने कहा देख लो तुम्हारी चॉइस है, बाकी एक काम, बस एक बात याद रखना, काम सारा तुम्हें करना पड़ेगा। काम सारा क्या है, तुम्हें करना पड़ेगा, मुझसे कुछ भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि तुम लोगों को पता है कि तुम लोगों ने मिलकर इतनी कम एज में मेरा नाम रखा है रंगीला। इसका मतलब वाकई में मैं रंगीला होने के लिए डिजर्व करता हूं। क्या करता हूं मैं, डिजर्व करता हूं। और ये वास्तव में था भी वैसा ही। इसके असंख्य किस्से हैं कि भाई कि ये पता नहीं कैसी कैसी हरकतें करता था जिसकी कोई हद नहीं है। तो ये यही कहता है उनसे कि तुम लोग देख लो भले, बाकी तब इस नहीं तेरे को बनाएंगे। तो सब ये बन गया। अब सैयद बंधुओं का सबसे स्ट्रांग पॉइंट था, वो था उनका जासूसी सिस्टम, स्पाई नेटवर्क। वो हर आदमी के पीछे अपने 4-5 जासूस क्या करते थे, रखते थे। तो उन्होंने इसके पीछे भी जासूस रखे, लेकिन रंगीला ने अपनी लाइफ स्टाइल ऐसी कर दी थी कि वो जासूस को खुद को ही लगने लग गया था कि इसके पीछे घूमने से कोई मतलब नहीं है। इसके जीवन के उद्देश्य 2-3 फिक्स है, उठना, डांस देखना, सब गाना सुनना, गाना गाना, डांस करना और पार्टी करना, शराब पीना। इसके अलावा जीवन में और कोई लक्ष्य है ही नहीं। इसलिए जासूस खुद ही परेशान हो गए और वो जासूस जाके सैयद बंधुओं से कहा साहब ये आदमी क्या आपके खिलाफ षड्यंत्र करेगा, ये कुछ सोचता भी नहीं है, ये बस रोबोट वाली लाइफ जी रहा है। रोबोट वाली क्या कर रहा है, ये लाइफ जो फिक्स है इसका। और इसके साथ में इसकी मित्र मंडलियां हुआ करती थी जिसमें 20-30 लोग थे और सब नाचने गाने वाले थे और सब कोई किसी फील्ड में एक्सपर्ट है और वो कर रहा। तो धीरे धीरे जासूसों ने इसके ऊपर ध्यान रखना बंद कर दिया और जैसे ही ध्यान रखना बंद किया तो फिर इस आदमी ने अपना जो मेन जो पैतरा खेला। ये एक दिन मतलब अपने घर पे एक ही व्यक्ति को बुलाता है, उसका नाम है चिनकिलिच खान। क्या नाम है, चिनकिलिच खान। नाम शानदार नहीं है, चिन टपाक डम डम, चिन टपाक डम डम, देखा था अपन लोगों ने एक दिन, ठीक है। तो ये चिनकिलिच खान को बुलाता है। चिनकिलिच खान उससे पहले इसका रंगीला का भयंकर विरोधी था और चिनकिलिच खान सैयद बंधुओं को बिल्कुल भी लाइक नहीं करता था। और ये चिनकिलिच खान को अपने घर पे बुलाता है और वो घर पे बुला के तो देखता है चारों तरफ कोई अपनी बात सुन तो नहीं रहा है। तो वो चिनकिलिच खान से बिल्कुल वैसे ही बात करता है जैसे मैंने आपको कोई बात करने के लिए नहीं, केवल पार्टी करने के लिए बुलाया है। और वो चिनकिलिच खान को बुलाते ही कहता है तो क्या पियोगे आप, रम या विस्की? तब चिनकिलिच खान कहता है कि काम क्या है वो बताओ, और मैं कुछ नहीं पीऊंगा। तब इस बात पर ये रंगीला बात करते करते कहता है कि वैसे आपको, मुझे पता है कि आप मुझे पसंद नहीं करते और मुझे ये भी पता है कि आप सैयद बंधुओं को पसंद नहीं करते, पर अब मैं जो आपको एक्चुअली बताने जा रहा हूँ वो आपको शायद सरप्राइज करेगी। तब का बोल क्या है, तब क्या कि मैं भी सैयद बंधुओं को पसंद नहीं करता। सब लोगों को ऐसा लगता है कि मैं सैयद बंधुओं का दोस्त हूं, जबकि ये बात सत्य नहीं है। मैं सैयद बंधुओं से उतनी ही नफरत करता हूं जितनी नफरत आप करते हो, या उससे भी कई कई गुना ज्यादा, क्योंकि इन लोगों ने हमारी फैमिली को मजाक बना रखा है। ये जब चाहे तब किसी को मार देते हैं, जब चाहे तब किसी को हटा देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। इसलिए जब तक सैयद बंधु है तब तक मैं भी सेफ नहीं हूं। ये लोग मुझे कभी भी मार सकते हैं या फिर मुझे क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। मुझे पता है कि आप भी इनको पसंद नहीं करते, इसलिए मैं आपसे हेल्प मांग रहा हूं एक। तब चिनकिलिच ने कहा क्या बोल? तब उसने कहा पहले तो आप इस्लाम को मानने वाले व्यक्ति, इसलिए कुरान की कसम खाकर कहो या तो आप मेरी सहायता करोगे, और यदि सहायता नहीं करोगे तो हमारे बीच में यहां पर जो बात हुई है वो टॉप सीक्रेट होगी, क्योंकि ये बात यदि लीक हो गई तो वो सैयद बंधु मुझे क्या कर देंगे, ये मार देंगे, जैसे उन लोगों ने फरूख शेर को मारा। तब उन्होंने कहा क्या बात है? तब उसने कहा प्लीज मेरा एक काम करो, आप मार दो इनको। तब चिनकिलिच ने कहा तू सीरियस है क्या? उसने कहा डेफिनेटली सीरियस हूं मैं। है कौन है ये सैयद बंधु? सैयद बंधु एक्चुअली भारतीय मुसलमान थे। क्या थे ये? भारतीय मुसलमान थे। और इसने कहा कि ये भारतीय मुसलमान यहाँ पे शासन कर रहे हैं, जबकि आप तो तुर्क हो, क्योंकि इस्लाम में सबसे श्रेष्ठ है वो है अरब और सेकंड नंबर है वो है तुर्क, ठीक है। तो फिर कहा कि तो और सब आप जो है वो तुर्क हो और ये यहाँ पे ऐसे कर रहे हैं। तब चिनकिलिच कहता है तू बाद में पीछे नहीं हट जाएगा? उसने कभी नहीं हटूंगा पीछे।
इसलिए यदि आप मेरा काम करो, इनको मार दो, नहीं मार सकते तो बात खत्म करो, किसी को आप बताना मत। तब उसने कहा यदि तेरा साथ है तो मार दूंगा मैं उनको। और चिनकलिच कानून, ये चिनकलिच जाता है और ये तुरानी अमीरों की एक मीटिंग बुलाता है। मीटिंग बुलाने के बाद में चिनकलिच और बाकी वाले तुरानी अमीर मिलकर सैयद बंधु को क्या कर देते हैं, मार देते हैं। और जैसे इनको मारा तब लोगों ने लगा कि भाई रंगीला जितना बेवकूफ दिखता है उतना है नहीं, उतना क्या है नहीं। ये हरकतें ही ऐसी कर रहा है, बाकी ये बहुत स्मार्ट है। तब चिनकलिच इससे आशाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई और चिनकलिच इसके पास में आता है इनको सैयद बंधुओं को मारने के बाद में, और वो कहता है कि है ना रंगीला, तेरे में क्वालिटी है, तू चाहे तो ये जो मुगल वंश का पतन हो रहा है ना, इसको रोक सकता है। इसलिए प्लीज अपनी आदतें सुधार और तू कर, क्योंकि तेरे में क्वालिटी तो है। लेकिन रंगीला कहता है कि देखो ऐसा है, ये सब जितनी क्वालिटी थी मेरे अंदर मैंने पूरी दिखा दी, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मैं क्या है, कुछ नहीं कर सकता। मैं लाइफ जीने में बिलीव करता हूं, इसलिए मैं रंगीला हूं और मैं रंगीला रहूंगा और मैं ऐसे ही लाइफ जीऊंगा, इसलिए प्लीज मुझसे ज्यादा आशा ना करो। तब चिनकलिच ने कहा नहीं नहीं, तेरे अंदर क्वालिटी है, देखेंगे कुछ दिनों बाद में। लेकिन सैयद बंधु मरते ही चिनकलिच खान को मतलब एक बात का भयंकर अफसोस हुआ कि अब ये रंगीला आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। रंगीला पहले डरता था किसी से, तो वो थे सैयद बंधु। अब रंगीला किसी से डर नहीं रहा है। अब रंगीला जब डर नहीं रहा है तब रंगीला उल्टी सीधी हरकतें बहुत ज्यादा करने लग गया था। जैसे रंगीला उठता था तो रंगीला कभी भी शाम के समय अपनी पूरी टीम लेकर निकल जाया करता था दिल्ली के अंदर, और वो दिल्ली में रेड फोर्ट के जस्ट सामने एक बाजार है, उसका नाम है चांदनी चौक। और वो चांदनी चौक पर जाकर खुद ही नाचने लग जाता, गाने लग जाता, और खुद ही वहां पे पार्टियां वार्टियां करता था, खुद सड़क पे बैठ जाता था, आए गए लोगों से कहता लो आओ बैठो, मैं तुम्हें एक शानदार गाना सुनाता हूँ, ये करता हूँ, और कुछ भी हरकतें कर रहा था, जो उसके मन में आए वो कर रहा था। अब वो आउट ऑफ कंट्रोल है, अब वो क्या है, आउट ऑफ कंट्रोल है। वरना जब तक सैयद बंधु जीवित थे तब तक वो है ना लिमिट में था। अब एक्चुअली धीरे धीरे रियल पावर आ जाता है चिनकलिच के पास में। चिनकलिच इसको रंगीला को कई बार बुलाते हैं और कहते हैं रंगीला तू यार बादशाह है, इसलिए ध्यान रख, बादशाह ऐसे सड़कों पे जाके नाचा नहीं करते, बादशाह सड़कों पे जाके ऐसे गाया नहीं करते। आम आदमी की बात अलग है, तेरी बात अलग है। वो तो आज भी होता है कि भाई आप लोगों का जब तक सिलेक्शन नहीं होता है तब तक आपके कोई भी मतलब है ना शादी में, फंक्शन में, कहीं पर भी जाके नाचो गाओ, आपको रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। पर कल को आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा आईएएस के रूप में या फिर जो वो आरएस के रूप में, फिर उसके साथ में आपके साथ में आता है प्रोटोकॉल। क्या आता है, प्रोटोकॉल। फिर आप नहीं नाच गा सकते। फिर यदि आप मान लो कहीं पर आरएस लगे हुए, आप कहीं पर जो वो मतलब शादी ब्याह में डांस कर रहे हो, और वो वीडियो यदि कहीं पर वायरल हो गया और वो वीडियो आपके कलेक्टर के पास में पहुंच गया, तो वो है ना बकायदा आपका कलेक्टर आपको बुलाएगा और वो कहता है तेरे को शर्म नहीं आ रही ऐसे नाचते हुए। अब उसका वास्तविक कारण दिखाते हुए, मेरे भाई की शादी थी, बहन की शादी थी, तब तो कहता चलो ठीक है कोई नहीं, फैमिली फंक्शन था तो नाच दिया होगा, लेकिन आप यूं कह रहे हो दोस्त की शादी थी, तो वो कहता शर्म किया कर, अब तू एक प्रशासनिक अधिकारी है। क्या है, एक प्रशासनिक अधिकारी, अब नहीं नाच सकता तू ऐसे दोस्तों की शादियों में जाकर। नाचना है तो पूरे दरवाजा बंद करे, खूंटी लगान पचे नाच, ठीक है, हाँ ऐसे नहीं नाच सकता। तो चिनकलिच यही बात रंगीला को समझाता है। तब रंगीला कहता ठीक है ध्यान रखूंगा, लेकिन रंगीला मान नहीं रहा था। हर 5-7 दिन बाद में वापस वही वाली शिकायत आ रही थी, कैसा रंगीला कल वहां पे बैठ के जो वो ऐसा कर रहा था वैसा कर रहा था। चिनकलिच समझा समझा के थक गया, लेकिन रंगीला माने ही नहीं। रंगीला ने तो पराकाष्ठाएं पार कर दी कि सब रंगीला एक दिन सुबह सुबह उठता है और वो उठ के सब कपड़े पहन के क्या है आया, तो ये मतलब रंगीला था। अभी इतनी हरकतें कर रहा था कि वो चिनकलिच धीरे धीरे इससे परेशान हो गया। चिनकलिच इसको एक दिन रंगीला से कहता है देख रंगीला ऐसे मत किया कर, लेकिन रंगीला ने कहा भाई जो ये मेरी लाइफ स्टाइल है, ये मेरी क्या है, लाइफ स्टाइल है। तब चिनकलिच कहता है तेरे को जो करना है रेड फोर्ट के अंदर कर, लाल किला बहुत बड़ा है, लाल किला क्या है, बहुत बड़ा है, उसके अंदर तेरे को जो करना है वो कर, बाहर नहीं करेगा, शहर में जाकर नहीं, इससे कम से कम बादशाह के पद की गरिमा जो वो खराब होती है। फिर भी ये नहीं सुधरा, तो फिर उसने एक दिन क्या किया, वहां पे जो भी सिक्योरिटी गार्ड थे उनको बुलाया और उनको बुलाकर कहा कि ये तुम्हारा बादशाह है, ठीक है, लेकिन फिर भी यदि ये शाम के समय जिद करे कि इसको बाहर जाना है तो तुम इसे बाहर जाने नहीं दोगे, गेट बंद रखोगे, ये मेरा ऑर्डर है। तो वो सिक्योरिटी गार्ड कहते चलो ठीक है साहब। लेकिन थोड़े दिनों बाद में वापस शिकायत आती है साहब रंगीला ऐसे गया था। तब इस बात पर सिक्योरिटी गार्ड को बुलाता है और बुलाकर उनको डांटता है। तब सिक्योरिटी गार्ड कहते सर हम क्या करें, ये आया था, हमने इसको रोका भी था, लेकिन ये एकदम से नाराज हो गया, गुस्सा हो गया, इसने कहा कि मैं बादशाह हूं या फिर चिनकलिच है।
तभी कहता है रुको। इस बात पर ये वापस रंगीला को बुलाता है, रंगीला के सामने गार्ड से कहता है, दिल्ली के अंदर 2 ही गेट है, दिल्ली रेड फोर्ट के अंदर। एक गेट का डायरेक्शन एक्चुअली लाहौर की तरफ है, इसलिए उसको कहते हैं लाहौर गेट। एक गेट का डायरेक्शन दिल्ली की तरफ है, इसलिए उसको कहते हैं दिल्ली गेट। और वो जो दिल्ली गेट है उसका यूज अक्सर जो वो केवल आर्मी ही करती है। आम पब्लिक पहले और आज भी केवल जो वो लाहौरी गेट है उसका ही प्रयोग क्या है करती थी। इसने कहा कि बोले आज के बाद में तुम लोग सुन लो, ये तुम्हारा बादशाह है लेकिन ये बाहर नहीं जाएगा, और यदि बाहर जाने की जिद करे तो वो चिनकलिच ने कहा मैं बादशाह के सामने तुम्हें आदेश दे रहा हूं, थप्पड़ मार देना इसके, बाहर नहीं जाएगा ये। तो हुआ भी वही। रंगीला थोड़े दिनों बाद में एक दिन अपनी पूरी मित्र मंडली लेकर गया और कहा गेट खोल। तब वो गेट कीपर जो थे उन्होंने कहा सर सॉरी सर गेट नहीं खोल सकते। तब उसने क्यों, उसने कहा चिनकलिच के ऑर्डर है। तब उसने कहा मैं जो वो बादशाह हूं या वो है। उन्होंने सर बादशाह तो आप हो लेकिन फिर भी चिनकलिच का आदेश है कि यदि मैंने गेट खोला तो वो हमें क्या कर देंगे, मार देंगे, इसलिए प्लीज। तब वो रंगीला जैसे आगे बढ़ता है तब वो सैनिक कहता है सर प्लीज आपसे लास्ट बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं। तब रंगीला कहता है वरना करेगा क्या। तो फिर सैनिक ने अपना जो वो भाला अपने वो साथी को दिया, बटन किया लूज और कहा हाँ क्या चाहिए। रंगीला ने कहा मैं यूं ही मजाक कर रहा था मैं और वो रंगीला वहां से क्या हो गया, वापस चला गया। उसके बाद रंगीला गेट पर नहीं आया, लेकिन 2-3 दिन बाद में वापस शिकायतें आई कि कल रात को ये वहां पर नाच रहा था, ये वहां पे क्या कर रहा था, नाच रहा था। तो चिनकलिच खान इस बात पर जितने भी गेट पे लोग थे उनको सबको बुलाता है और कहता है जब मेरे ऑर्डर थे तब गेट पे जितने भी लोग थे उन्होंने कहा सब गेट से तो नहीं गया ये, क्या क्या बात कर रहे हो, कि सब गेट से तो नहीं गया ये, आया जरूर सुबह सुबह था, वापस गेट बजाया था। हम तो खुद इस बात पे आश्चर्य कर रहे थे कि ये गया कैसे। अब लाल किले की दीवारें हैं ना वो 2.3 किलोमीटर लंबी है। तो वो चिनकलिच कहता है जाके वो जो फटाफट पता करो। तब उनसे कोई आदमी कहता है साहब ये दीवार कूद के जा ही नहीं सकता क्योंकि ये दीवारें बहुत ज्यादा ऊंची है, ठीक है, 22-23 फीट से लेकर 33 फीट तक ऊंची है। इसलिए कहां से। तब किसी ने कहा सब जो पीछे की तरफ 3 तरफ तो दीवारें हैं, पीछे की तरफ यमुना नदी थी तो वहां पे दीवारें बहुत छोटी थी। तब का पीछे की दीवार पे चेक करो। जब पीछे की दीवार पे चेक किया गया तब पता लगा एक जगह पर ऐसे यूं रस्सी बंधी हुई थी। तब पता लगा कि ये यहां से रस्सी से उतर, और वो रस्सी भी ऐसी एक सिस्टमेटिक रस्सी नहीं थी, ये अपनी टीम के साथ में डोल रहा था, डोल मतलब घूम रहा था। और घूमते घूमते इसने एकदम से दीवार देखी, जिसके दिमाग में आइडिया आया कि यहां से अपन उतर सकते हैं, हाइट बहुत कम है। तो फिर उसने क्या किया कि उसके खुद के ऐसा कोई है ना कपड़ा पहना हुआ था वो, प्लस अपनी टीम में किसी की ओढ़नी थी, किसी की जो वो चुन्नी थी वो सारी ले लेके रस्सियां बना के टांग के पूरी टीम वहां से क्या हो गई, नीचे उतर गई। नीचे उतर कर ये डांस वांस करके घूम घाम के गाने वाने गा के घूम घाम के जो वो सुबह सुबह वापस आ गए। इस बात पर चिनकलिच उसको बुलाता है, वापस इसको डांटता है तो वापस रंगीला कहता है अब देखो यार मैंने पहले ही कहा था तुम लोग मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते, मैंने पहले ही कहा था कि मेरा नेचर और सिग्नेचर मैच नहीं करता। तुम लोगों ने मेरे को सिग्नेचर दिया है बादशाह वाला जबकि मेरा नेचर है रंगीला वाला, इसलिए मैं तो ऐसा ही रहूंगा। तब चिनकलिच खान नाराज हो गया, और चिनकलिच खान नाराज होकर चला गया हैदराबाद। कहां चला गया, हैदराबाद। और उसने हैदराबाद में जाकर घोषणा कर दी अपन आज के बाद इंडिपेंडेंट है, अपन आज के बाद में किसी के भी अंडर में नहीं है, आज के बाद में अपन मुगल बादशाह का ऑर्डर नहीं मानेंगे। अब जैसे इसने मतलब अपने आप को इंडिपेंडेंट किया तो इसके देखा देखी और भी कई सारे लोग थे वो भी तैयार बैठे थे, उन सब ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। जैसे कि हैदराबाद के अंदर चिनकलिच खान ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। अवध के अंदर सादात खान करके एक व्यक्ति उसने अपने आप को इंडिपेंडेंट क्या है डिक्लेयर कर दिया। बंगाल के अंदर मुर्शिद कुली खान है उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। कर्नाटका उसके अंदर सादात उल खान है उसने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। भरतपुर के अंदर पहले से विद्रोह चल रहा था औरंगजेब के समय से, अब विद्रोह ज्यादा स्ट्रांग हो गया था, इसलिए भरतपुर के अंदर एक व्यक्ति है जिनका नाम है बदन सिंह, उन्होंने घोषणा कर दी कि आज के बाद में भरतपुर, धौलपुर और उसके आसपास का ये पूरा इलाका है, मथुरा वगैरह, ये सब कुछ अपने आप आज के बाद इंडिपेंडेंट है। क्या है ये, इंडिपेंडेंट। रुहेलखंड पड़ता है एक्चुअली जो वो बंगाल, सॉरी ये जो पड़ता है यूपी के अंदर, वहां पर भी इन्होंने जो वो मतलब ठीक है वीर दाऊद और अली मोहम्मद खान है उन्होंने अपने आप इंडिपेंडेंट क्या है डिक्लेयर कर दिया। अब जो मुगल साम्राज्य इतना बड़ा था वो एकदम से इसके रंगीला के समय छोटा हो गया, एकदम से बहुत ज्यादा छोटा हो गया। कि मान लीजिए ये जो मुगल साम्राज्य था और ये यहां पर था दिल्ली, यहां पर क्या था दिल्ली, यहां पर ये जो पूरी टेरिटरी है इसको इंडिपेंडेंट कर दिया हैदराबाद के नाम से कि ये हैदराबाद है। यहां पर एक पूरी टेरिटरी है उसका नाम है कर्नाटका, इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर दिया। यहां से इसके ऊपर लेकर पूरा बहुत बड़ा इलाका है उसका नाम है बंगाल, उसका नाम क्या है बंगाल, यहां पर इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। यहां पर एक बहुत बड़ी टेरिटरी हुआ करती थी उसका नाम था अवध, तो ये अवध आराम जो इंडिपेंडेंट, अवध के ऊपर यहां पर पड़ता है रुहेलखंड, वो यहां पर इंडिपेंडेंट हो गया। यहां पर राजस्थान में पड़ता है भरतपुर,
ये यहाँ पे क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। और ये बिल्कुल ही मुगल साम्राज्य छोटा सा रह गया था, सब स्वतंत्र हो गए, सब क्या हो गए थे। अभी तो बात ये करते हैं कि पेशवा बाजीराव बहुत महान व्यक्ति थे। पेशवा बाजीराव ने अपने जीवन के अंदर जो 42-43 लड़ाइयां लड़ी और सारी लड़ाइयां में क्या रहे, वो हमेशा जीते और वो बहुत ही महान कैरेक्टर थे, बहुत महान व्यक्ति थे। वो एक दिन बैठे बैठे ऐसी कोई बात करते हैं और वो कहते हैं कि मुगल साम्राज्य अब कमजोर हो चुका है, इसलिए अब हमें मुगल साम्राज्य के ऊपर छोटे मोटे अटैक नहीं करने चाहिए। अब हमें उस, और वो फिर एकदम से कहते हैं अब हमें उसकी टहनियां नहीं काटनी चाहिए, हमें काटनी चाहिए उसकी जड़ें, और वो जड़ों से समाप्त करके पूरा दिल्ली समाप्त कर देना चाहिए। तब इस बात पर बाकी वाले लोग तो पता नहीं रिएक्ट करते या नहीं करते, पर वहां कोर्ट में कुछ लोग ऐसे थे जो एक्चुअली जो वो बाजीराव को पसंद नहीं करते थे, और वो हमेशा ही होता है, भले आदमी कितना भी महान हो, लेकिन आसपास कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो सब उसको पसंद नहीं करते, लाइक नहीं करते। तब वहां पर बैठा कोई एक मराठा हंस जाता है और कहता है बाजीराव थांबा, थांबा मतलब रुको, थांबा मतलब क्या होता है, रुको। कि बाजीराव कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, पर इतना भी नहीं। मुगल साम्राज्य जो वीक हो गया है, कमजोर हो गया है, ये बात सत्य है, पर इतना भी कमजोर नहीं हुआ है कि आप यूं डायरेक्ट ऐसी बातें कर लो, हमें जाकर उसकी जड़ें काट देनी चाहिए, उसको समाप्त कर देना चाहिए। तब इस बात पर 2-4 मराठे हंस लेते हैं। उस जमाने में छत्रपति था, वो था साहू, इन सबका बॉस, इन सबका क्या था, बॉस। तो साहू चुपचाप बैठ रहता है, बाजीराव केवल हल्का सा मुस्कुराता है उनकी तरफ, लेकिन बाजीराव उत्तर कुछ भी नहीं देते, बोलते कुछ भी नहीं है। और वो बाजीराव थोड़ी देर बैठे रहते हैं। इधर बाजीराव का छोटा भाई बाजीराव के साथ में था। बाजीराव के छोटे भाई को गुस्सा बहुत भयंकर आता था, लेकिन वो बाजीराव के सामने बोल नहीं पा रहा था। तो वो थोड़ी देर बाजीराव बैठे रहते हैं और बाजीराव कहते हैं चलो ठीक है मैं निकलता हूं, और ऐसा करके बाजीराव उठ के रवाना हो जाते हैं। तब बाजीराव के साथ में छोटा भाई भी रवाना होता है, और दोनों भाई जैसे ही दरबार से बाहर आते हैं, तब बाजीराव के छोटे भाई का गुस्सा एकदम से फूट पड़ता है, और उन्होंने कहा अरे क्या तरीका होता है ये। तब बाजीराव ने क्या हो गया कि उन लोगों ने आपकी मजाक उड़ाई और आपने जवाब भी नहीं दिया। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, मेरी इच्छा हो रही थी मैं उनको हाथों हाथ क्या करूं, जवाब दूं, पर मैंने वेट किया, मैं आपके सामने बोलना नहीं चाहता था, आपको उनको जवाब देना चाहिए था। तब बाजीराव यूं, बाजीराव ने लड़ाइयां खूब लड़ी, युद्ध बहुत जीते, बहुत महान थे, पर थे बहुत कूल। और अगर कूल कैरेक्टर के लोग होते हैं वही इस प्रकार से लड़ाइयां क्या करते हैं, जीतते हैं। तो वो बाजीराव अपने छोटे भाई की तरफ देखते हैं और वो कहते तू है ना, एक तो गुस्सा कम किया कर, तू किसी दिन गुस्से गुस्से में ना मर जाएगा। जब देखो तब हमेशा गुस्सा दिखाता रहता है, ये हो गया वो हो गया। तो वो बाजीराव का छोटा भाई, क्यों नहीं करूं मैं गुस्सा, उन लोगों ने आपकी बात की मजाक उड़ाई और आपने उनको जवाब भी नहीं दिया, चुपचाप उठ के चले आए। तब बाजीराव ने कहा देख ऐसा है, जवाब देने के कई तरीके होते हैं, सारे सवालों के जवाब या सारी बातों के जवाब जुबान से दिए नहीं जाते, कई बार जवाब दिखाने पड़ते हैं, और तू है ना चिंता मत कर, और तू है ना गुस्सा कम किया कर एक तो। और वो ऐसा करके बाजीराव जाते हैं। अब वो बाजीराव के भाई को एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा था बाजीराव चाहते क्या है, और वो बाजीराव 3-4 दिन का एक छोटा सा गैप देते हैं। 3-4 के गैप के बाद में फिर बाजीराव एकदम से जाते हैं अपने सैनिकों के पास में, उनमें सैनिकों से कहते हैं हाँ भाई, यंग लड़के होते हैं सारे, उनको बाजीराव देखते हैं और सबकी एज एवरेज 16 से लेकर 20 साल के बीच में थी। और वो बाजीराव उनकी तरफ देखते हैं और बाजीराव उनसे कहते हैं हाँ भाई तुम लोगों में किसी ने दिल्ली देखा है क्या। तो वो कहते नहीं देखा। तुम लोगों ने कभी आगरा देखा है। तो वो कहते नहीं देखा। तुम लोगों ने कभी नॉर्थ देखा है क्या। उन्होंने कहा नहीं देखा बाजीराव, हम तो आपसे हमेशा ही कहते हैं प्लीज हमें कभी दिखाओ तो सही, दिल्ली नॉर्थ कैसा दिखता है, जयपुर आगरा सब। तब बाजीराव ने कहा तैयार हो जाओ, तैयारियां करो, अपने अपने घोड़े तैयार करो, अपने अपने खाने पीने का सामान पैक करो, अपन लोग दिल्ली जाएंगे। कहाँ जाएंगे अपन लोग, दिल्ली। और वो मात्र सेलेक्टेड 500 के आसपास लोग लेते हैं, कोई एग्जैक्टली राउंड फिगर 500 नहीं थे, लगभग राउंड फिगर लगभग क्या थे, राउंड फिगर 500 यंग लड़कों को साथ में लेते हैं। और फिर साथ में लेने के बाद चलो अपन दिल्ली चलेंगे, और उन्होंने एकदम से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। भी वही थी, बाजीराव इतनी स्पीड से दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं कि कोई जासूस कोई नेटवर्क बाजीराव को पकड़ ही नहीं पाया, और बाजीराव पूरा क्रॉस करके दिल्ली के पास पहुंच जाते हैं 30-40 किलोमीटर दूर तक, और स्पीड से आ रहे थे भयंकरी, ठीक है। और वो था बाजीराव के है ना लाइफ में यही था कि सब स्पीड के साथ कोई जो कॉम्प्रोमाइज नहीं था। तो वो जैसे ही ये बिल्कुल दिल्ली से 30-40 किलोमीटर दूर पहुंचे, तब जासूसों को पता लगा कि बाजीराव आ रहे हैं। तो वो बाजीराव कोई जासूस भागा भागा जाता है कोर्ट के अंदर, और वहां पे रंगीला बैठा होता है आराम से मौज कर रहा होता है। तब उसने कहा सर एक जो न्यूज है। तब बाजीराव ने क्या है न्यूज। तब उसने साहब सॉरी बाजीराव ने रंगीला ने कहा क्या है न्यूज। तब वो कहता है दूत कहता है कि सर बाजीराव आ रहे हैं दिल्ली की तरफ। उसने कहा अच्छा आ रहे हैं, मतलब कितने दिन में पहुंचेंगे। तब उन्होंने कहा साहब कितने दिन में नहीं, बस पहुंचने वाले ही है, 30-40 किलोमीटर दूर ही है, घंटा 1.5 घंटे में ये लोग यहाँ पे दिल्ली पे क्या हो जाएंगे, पहुंच जाएंगे।
तो वो रंगीला आश्चर्य करता है, रंगीला नहीं पूरे अमीर आश्चर्य करते हैं और कहते बाजीराव दिल्ली के इतने समीप आ गए, हमें अब पता चल रहा है। तो कहते हाँ साहब, इससे पहले कोई न्यूज आई भी नहीं हमारे पास में वाकई में बाजीराव यहाँ तक आ रहे हैं। तब कहते किस लिए आ रहे हैं? तो सब पता नहीं, वो तो वही जाने। तब कहते पूरी आर्मी है कि नहीं सर, ऐसा देख कर लगता है 500 550 के आसपास लोग हैं उनके साथ में। तो वो रंगीला कहते हाँ ठीक है तू जा। और वो कहते बाजीराव दिल्ली आ रहे हैं, घंटे 2 घंटे में दिल्ली पहुंच रहे हैं, साथ में पूरी आर्मी भी नहीं है, मात्र 500 के आसपास लोग हैं। मतलब उनके दिमाग में चल क्या रहा है? उनका सेनापति वजीर दोनों कहते हैं कि आप बताओ अब हमें करना क्या है? और वो जैसे इतने कहते हैं तो वो रंगीला कुछ सोच ही नहीं पाया, दिमाग उसका रंगीला के हैंग हो गया। रंगीला ऐसे 5-10 मिनट चुपचाप बैठा रहा और फाइनली उसका अमीर उससे वापस कहता है सर कुछ तो बताओ करना क्या है? तो वो रंगीला एकदम से खड़ा होता है, अपने जूते पहनता है और कहता थे जनो थोड़ा कम जन है, ठीक है तुम जानो और तुम्हारा क्या है काम जाने। लोगों ने कहा आप, उसने मैं भाग रहा हूं। और रंगीला भाग गया। रंगीला क्या हो गया? भाग गया। और वो भागा भी ऐसा भागा कि किसी को पता नहीं था रंगीला कहां पे गया। और वो रंगीला कहीं पर जाके यूपी के जंगलों में जाके कहीं पर छिपकर बैठ गया। पर रंगीला फिर भी था तो रंगीला, जब भी साथ मतलब भागता भी था, वो कई बार भागा है, ठीक है, तब अपनी टीम लेके भागता था साथ में। उसने कहा भले जंगल में रहेंगे पर जंगल में करेंगे मंगल। क्या करेंगे? मंगल। नाचना गाना वगैरह सब वहां पे चलता रहेगा। पर रंगीला दिल्ली से गायब हो गया। अमीरों को, सेनापतियों को समझ में नहीं आया कि क्या करें, इसलिए उन्होंने कहा भाई बिना रंगीला के अपन कुछ नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने कहा देखते हैं भाई सब किस पर्पज से आ रहे हैं। इधर इन्होंने कुछ भी नहीं किया है ना। बाजीराव आए और बाजीराव ये जो दिल्ली था और दिल्ली के बाहर यहाँ कहीं पर अपने टेंट लगा दिए और टेंट लगा के चुपचाप बैठ गए बस आराम से, और कुछ भी नहीं एक्शन। मुगलों ने दीवार के ऊपर से देखा बाजीराव को, 2 4 6 घंटे तक ऑब्जर्व किया कि भाई आखिर ये करना क्या चाहते हैं। फिर किसी ने कहा कि यार ये कुछ करनी बात तो करें, आखिर किस पर्पज से आए हैं। तब कुछ लोग निकले वहां से बाहर, इनके अमीर मंत्री वगैरह, उन्होंने दूर से सफेद रंग के झंडे दिखाए। सफेद रंग के झंडे दिखाने का तात्पर्य क्या होता है? शांति वार्ता, कि भाई ये जो पहले एक बार शांति वार्ता करते हैं। तब इस बात पर बाजीराव के लोग भी सफेद रंग के झंडे दिखाते हैं। तब वो हिम्मत करके बाजीराव के पास में जाते हैं। बाजीराव बकायदा उनका स्वागत करते हैं। बाजीराव कहते बैठो बैठो आप लोग, यार आप लोग सारे गेस्ट हो हमारे। तो वो लोग कहते साहब नहीं गेस्ट तो वैसे आप हमारे हो, क्योंकि हम जो आप दिल्ली आए हुए हो। तो बाजीराव कहता है हाँ यूं ही। और वो 2-1 मिनट इधर उधर की बात करते हैं। तब उनमें से एक कोई अमीर होता है, वो कहता है सर है ना बाजीराव, इधर उधर की बात नहीं करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। तब बाजीराव ने हाँ बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करो। तो सर आप दिल्ली क्यों आए हो? तब बाजीराव ने कहा दिल्ली, अरे ये सारे लड़के नए नए हैं, इन लोगों ने अभी अभी आर्मी क्या करी है, ज्वाइन करी है, और ये रोज मेरा दिमाग खाते रहते हैं सर दिल्ली कैसा दिखता है, नॉर्थ कैसा दिखता है, रोज रोज। और मैंने इनको 4 या 5 बार समझाया बेसिक दिल्ली ऐसा ऐसा दिखता है, पर ये रोज पूछते रहते हैं दिल्ली कैसा दिल्ली कैसा। इसलिए मुझे लगा चलो, मैंने कहा चलो तुम्हें दिल्ली दिखा के लेके आता हूँ। इसलिए मैं केवल इन लड़कों को दिल्ली दिखाने के लिए क्या है लेकर आया हूँ। तब उन्होंने कहा अच्छा केवल दिल्ली देखने आए और कोई उद्देश्य नहीं? उन्होंने कहा नहीं कोई उद्देश्य नहीं है, दिल्ली देखने आए, 2 या 3 दिन तक रुकेंगे यहाँ पे, 2 या 3 दिन बाद में चुपचाप यहाँ से क्या हो जाएंगे, जो वो चले जाएंगे। और बीच में होती कोशिश होता जयपुर आगरा भी यदि होगी इच्छा तो वो भी क्या करते हुए जाएंगे, देखते हुए जाएंगे, बाकी और उद्देश्य नहीं है। तो क्यों और फिर बाजीराव ने कहा यदि मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई हो तो प्लीज उसके लिए सॉरी। तो उन्होंने कहा नहीं सर कोई तकलीफ नहीं हुई है, दिल्ली आपका है, आपको जब आना है तब पाओ बिल्कुल, पर सर थोड़ा एक बार इंफॉर्मेशन दे के आया करो, खबर दे के आया करो मैं क्या है दिल्ली आ रहा हूं। तब उन्होंने हुआ क्या, कैसा रंगीला भाग गया। रंगीला क्या है भाग गया। बाजीराव ने कहा भाग गया मतलब? उन्होंने कहा पता नहीं सब गायब ही हो गया है, कहां जाके छिप कर बैठा है कुछ ही पता नहीं है। तब इस बात पर बाजीराव कहते सॉरी सॉरी, यदि आपको तकलीफ हुई हो तो उसके लिए सॉरी, और यदि तुमको मैं तो अभी वापस चला जाऊं। तब उन्होंने कहा नहीं सर आप आए हो, अब हमें आपका उद्देश्य पता लग गया कि आप मूल रूप से दिल्ली घूमने आए हो, दिल्ली क्या है घूमने आए हो, पर हमें पहले डर ये था पता नहीं आप किस पर्पज से आए हो। इसलिए सर बस यही है कि आप जब भी आओ जब आओ आपका घर है, लेकिन केवल एक हल्का सा मैसेज भेज दिया करो कि मैं आ रहा हूं, मैं क्या है आ रहा हूं, वरना आप इस रफ्तार से आते हो, हमारा रंगीला उससे डबल रफ्तार से जो वो क्या हो जाता है भाग जाता है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं। उसके बाद बाजीराव वहां पर कुछ दिन तक रुके और बाजीराव चुपचाप अपने वापस लोगों को लेकर कहां पे चले गए थे, वापस दक्कन चले गए थे। इधर रंगीला को ढूंढा गया, रंगीला मिला ही नहीं कई महीनों तक। फाइनली उसके बारे में खबर मिली, तब उसको कहा आजा भाई, अब तो वो तो यूं ही आए थे। इधर बाजीराव वहां पर जाते हैं, बाजीराव वापस 2-1 दिन का गैप लेते हैं, 2-1 दिन गैप में वापस जाते हैं। एक दिन आखिर सतारा, और वो सतारा में बैठता था शाहू। कौन बैठता था? शाहू। तब एकदम शाहू देखते ही बाजीराव से कहते हैं अरे बाजीराव क्या बात है, आप तो इतने दिन से गायब थे, दिखे ही नहीं इधर।
तब बाजीराव ने कहा सर एक्चुअली मैं जो दिल्ली चला गया था। तब मराठा ने, आप दिल्ली गए थे? तब कहा हाँ। फिर बाजीराव, तो वो एकदम साहू कहता है क्यों? तब बाजीराव कहते हैं जवाब देने। फिर जो लोग बाजीराव के ऊपर हंसे थे, बाजीराव उनकी तरफ देखते हैं, सबसे आई कांटेक्ट करते हैं और कहते हैं जवाब देने गया था। किस लिए गया था मैं? जवाब देने। किस किस लोगों ने कहा था कि मुगल साम्राज्य अभी भी इतना शक्तिशाली है कि वो मराठों को, जब वो मराठों से हार नहीं सकता। मेरे साथ मात्र 500 लड़के थे। 500 क्या थे? लड़के थे। और मैं गया था और वो रंगीला अभी भी ढूंढा ही जा रहा है उसको, अभी भी वो मिल नहीं रहा है। फिर वो अपने लोगों से कहता है बताओ रे क्या हुआ था? फिर उसके लोग कहते हैं साहब ये हुआ था, वो हुआ था, ऐसा हुआ था। फिर बाजीराव अपने भाई की तरफ देखते हैं और फिर भाई से कहते हैं ये मेरा जवाब है, ये मेरा क्या है? जवाब है। मैं एक्शन करके जवाब देने में ज्यादा क्या करता हूँ? बिलीव करता हूँ, भरोसा करता हूँ। तो वो भाग गए थे। नादिर ने भी कभी 50 लाख रुपए जीवन में देखे हुए भी नहीं थे, इसलिए नादिर के लिए भी 50 लाख रुपए, उस जमाने में 50 लाख रुपए बहुत बड़ा अमाउंट था। इसलिए नादिर हाथों हाथ मान गया। नादिर ने कहा चल ठीक है, तू मुझे 50 लाख रुपए दे और मैं यहीं से क्या हो जाऊंगा? वापस चला जाऊंगा। अब चिनकिलिच खान उसको यदि हाथों हाथ 50 लाख रुपए दे दे तो वो यहीं से वापस चला जाए। लेकिन चिनकिलिच खान भी थोड़ा एक्टिंग करना चाह रहा था कि भाई 50 लाख रुपए मेरे लिए बहुत ज्यादा बड़े हैं। इसलिए चिनकिलिच खान ने कहा साहब 2-3 दिन का टाइम दो मुझे, एक्चुअली हमारे पास पैसे है नहीं, हमें उधार ले लेके इधर उधर से अरेंज करके इकट्ठे करने पड़ेंगे। नादिर ने कहा हाँ भाई इतना बड़ा अमाउंट है तो इतना टाइम तो लग ही जाएगा, कर इकट्ठे। तो वो चिनकिलिच खान इस बात पर 2-3 दिन का टाइम मांगता है और वो पैसे इकट्ठा करता है, जबकि हालांकि पैसे खूब थे उसके पास में, ठीक है। और वो जैसे ये प्रयास करता है तब इधर से एक व्यक्ति और है जिसका नाम है बुरहान उल मुल्क। हम लोगों ने यहाँ पे नाम लिखे नहीं है, अपन लोग बाद में आगे लिख लेंगे, वरना अपन यहाँ पे लिखते हैं कि सब चिनकिलिच खान है वो एक्चुअली निजाम उल मुल्क के नाम से फेमस है, और जो अवध का संस्थापक है सादत खान वो बुरहान उल मुल्क के नाम से फेमस है, ठीक है। बुरहान उल मुल्क बहुत ही ज्यादा उसकी नीयत खराब हो जाती है। बुरहान उल मुल्क चाहता था कि नादिर शाह दिल्ली पर आक्रमण करे, और वो दिल्ली पर आक्रमण करेगा तो इसका फायदा इसको होगा कहीं न कहीं, सादात खान को। कैसे होगा फायदा? अराजकता बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? अराजकता बढ़ेगी। हो सकता है कि नादिर रंगीला की हत्या भी कर दे, तो फिर उसके बाद में इसको लगा क्या पता अपनी टेरिटरी थोड़ी बढ़ जाएगी। यदि मुगल बादशाह मर गया तो फिर अपन क्लेम ये कर देंगे कि हमारी टेरिटरी यहां तक नहीं है, हमारी टेरिटरी कहां तक है? वहां तक है। तो वो इसलिए वो चाहता था कि ये दिल्ली पर अटैक करे। इसलिए बुरहान उल मुल्क शाम के समय अकेला जाता है इसके नादिर के पास में। नादिर से कहता है सर, तब नादिर कहता तू है कौन पहले तो ये बता। उसने कहा साहब मेरा नाम सादात खान है, लेकिन लोग मुझे कहते हैं बुरहान है। लोग मुझे क्या कहते हैं? बुरहान है, और मैं भी अमीर हूं। तब वो कहता हाँ बोल क्या बात है। तब उसने कहा सर आप यदि बुरा ना माने तो एक बात कहूं, मैं आपका बहुत बड़ा फैन था और मुझे ऐसा लगता था कि आप बहुत स्मार्ट हो, लेकिन हकीकत ये है कि सर बुरा ना लगे तो एक बात कहूं, तब का बोल क्या है? आप बेवकूफ हो सर। नादिर ने कहा तेरी इतनी हिम्मत? उसने कहा सर हिम्मत वाली बात नहीं कर रही हूं, मैं यही कह रहा हूं कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। बहुत बड़ा क्या हूं मैं? फैन हूं। लेकिन सर इसने चिनकिलिच खान ने आपको बेवकूफ बना दिया ये बोलकर कि सर जो वो 50 लाख रुपए देगा, सर आप दिल्ली लूटो, दिल्ली में पैसा ही पैसा है। 50 लाख तो कुछ भी नहीं है, उससे बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा। उसने कितना पैसा मिलेगा? पर उसने कहा अरे यार 50 बहुत होते हैं। उसने कहा साहब ये दिल्ली है, ईरान नहीं है। ईरान में गरीबी है, अफगानिस्तान में गरीबी है, ये इंडिया है। ये क्या है? इंडिया। पैसा ही पैसा है, आपको खूब पैसा मिलेगा। तब उसने कहा फिर भी कितना? तो ये बुरहान उल मुल्क थोड़ा सा भावुक हो गया, और बुरहान उल मुल्क ने भावुक होकर कह दिया कि इतना पैसा जितना आपने कभी जिंदगी में देखा भी नहीं होगा। लाल किला जो है वो लाल किले की तो पूरी दीवारें हैं, उसके अंदर गोल्ड भरा हुआ है चारों तरफ, और जो लाल किले के अंदर जितनी भी फ्लोरिंग है, टाइल्स लगी हुई है, उनके नीचे भी गोल्ड है। उनके नीचे भी क्या है? गोल्ड है। तो कहता अच्छा ऐसा है क्या? तो उसने कहा 50 लाख तो कुछ भी नहीं है। 50 लाख तो मुगलों के लिए खुरचन है, खुरचन। कि आप यूं जो वो दूध गर्म करते हो और दूध पूरा निकाल देते हो और पीछे जो थोड़ा बहुत बची हुई होती है वो खुरचन है। उसने अच्छा। तो फिर बुरहान कहता है सर पर ये बात आप किसी को बोलना मत कि मैंने ये बातें आपको बताई है, वरना ये लोग सब मिलकर मुझे मार देंगे। तब नादिर ने कहा चल ठीक है नहीं बताऊंगा, और वो बुरहान उल मुल्क चला गया। नेक्स्ट डे चिनकिलिच मिलने आता है, और चिनकिलिच कहता है सर आज शाम तक पैसों की व्यवस्था हो जाएगी। तब नादिर मुकर जाता है, और वो नादिर कहता है मुझे पैसे नहीं चाहिए। तब उसने क्या हो गया? उसने मैं खुद दिल्ली पे अटैक करूंगा और दिल्ली को लूटूंगा। तब चिनकिलिच खान कहता है सर पर आपको 50 लाख रुपए मिलेंगे नहीं, भले आप दिल्ली लूटोगे तो भी। उसने वो मैं देख लूंगा, मेरा भाग्य मैं खुद देखूंगा, मैं हटूंगा। चिनकिलिच नहीं चाहता था कि दिल्ली पे बुरहान यार सर ये जो नादिर अटैक करे, इसलिए चिनकिलिच ने कहा सर यदि आपको ऐसा लगता है 50 लाख रुपए कम है, मैं आपको ज्यादा भी दे सकता हूँ, मैं आपको 1 करोड़ रुपए दे दूंगा। अब चिनकिलिच ने गलती यही करी, उसने एकदम से 50 लाख से बढ़ाकर कितने कर दिए?
1 करोड़। और जैसे ही 1 करोड़ किए तो फिर नादिर शाह को पक्का भरोसा हो गया कि वाकई में दिल्ली में पैसे क्या है, ज्यादा है। क्योंकि ये आदमी पहले एक्टिंग कर रहा था कि मेरे पास 50 लाख रुपए भी नहीं है, और अब ये कह रहा है कि 50 की बजाय मैं आपको कितने दे दूंगा, 1 करोड़। तब तो वो डिसाइड कर लेता है अब तो मैं खुद ही अटैक करूंगा और खुद ही जीतूंगा। और इस बात पर नादिर अटैक करता है दिल्ली के ऊपर अटैक करता है और वो दिल्ली को लूटता है। और दिल्ली को सबसे बुरे तरीके से लूटा गया था वो ही था नादिर के द्वारा। लेकिन रंगीला था। नादिर रंगीला का फैन हो गया था भयंकर ही। और फैन इसलिए हो गया था क्योंकि वो जैसे ही वहां पे दिल्ली के अंदर एंटर हुआ तब उसका नादिर का विरोध किसी ने भी नहीं किया। वरना सामान्य तो कोई तो आदमी विरोध करे, तीर भाले बंदूकें लेकर जाए, थोड़ा बहुत उनके 2 4 10 मारे, उनमें ऐसा कुछ भी नहीं था। जब वो रेड फोर्ट के सामने आता है तब वो देखता है रेड फोर्ट के है ना साहब दरवाजे खुले हुए थे। और वो रेड फोर्ट के अंदर एंटर होता है तब वो देखता है दीवाने आम के अंदर रंगीला बैठा है नीचे जमीन के ऊपर आराम से, और वो डांस देख रहा है। कुछ लोग गा रहे हैं, कुछ लोग डांस कर रहे हैं, और वो रंगीला एकदम से उनको देखते ही सबसे कहते रुको रे, और वो खड़े होता है और कहता आओ नादिर भाई आओ, वेलकम है आपका। अरे भाई नादिर भाई के लिए सीट लगाओ रे यहाँ पे। और वो नादिर भाई के लिए सीट लगाते हैं, नादिर को बिठाते हैं। तो वो नादिर रंगीला की तरफ देखता है और देख कर कहता है तेरा नाम मैंने सुना ही था, आज तक तेरे किस्से मैंने सुने ही थे, आज मैंने तुझे देख भी लिया, आज मैंने तुझे क्या है, लोग सही कहते हैं तू वाकई में रंगीला है। तब रंगीला कहता है साहब कैसे, तो मैं तेरे शहर दिल्ली को लूटने के लिए आया हूं और तू यहां पर बैठकर डांस देख रहा है। उसने कहा साहब क्या है, आप इतने पावरफुल लोग, यदि आप आई गए हो लूटने के लिए, मुझे पता है कि आप लूट के जाओगे, इसलिए अब यदि मैं इसका विरोध भी कर लूंगा तो उसका फायदा क्या, इसलिए कोई फायदा है। उसने कहा पर फिर भी यार कोई बहुत थोड़ा बहुत तो विरोध करता है, गेट वेट बंद करवाता है वो। उसने कहा साहब इसका फायदा है ही नहीं। रंगीला ने कहा मेरी फिलॉसफी बिल्कुल क्लियर है, आपको क्या लगता है कि मैं यहाँ पर लाल किले के दरवाजे बंद करके बैठता और आप आते कहते अच्छा गेट बंद है भाई हालो रे पाछा लो, कि भाई चलो वापस चलो, आप थोड़ी ना वापस जाते, गेट तोड़ के फिर अंदर आते। इसलिए मैंने मेरा गेट बचाया है, मैंने मेरा क्या बचाया है, गेट बचाया। और मैं अब भी मतलब आपसे और आपके लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्लीज तोड़ फोड़ ना करें, मैं आपके साथ कोऑपरेट कर रहा हूं। ये रही पूरी चाबियां, ये पूरी क्या रही चाबियां, जाओ गेट खोलो, जो देखना है वो देखो, तो बस तोड़ फोड़ ना करें। तब नादिर कहता है तू वाकई में है तो यार रंगीला ही है तो क्या है तू रंगीला। फिर उसने कहा देखो नादिर भाई मैंने अभी 2 दिन पहले नया एक गाना लिखा है, सुनाऊं क्या आपको। उसने सुना दे, तो फिर उसने गाना भी सुना दिया। फिर अब अपन एक डांस, और फिर नादिर भाई आप बैठो, आपके लोग अपने आप तोड़ फोड़ अब जो भी लूट पाट करनी कर लेंगे। और फिर ये खुद ही कहता है जाओ लूट पाट जितनी करनी उतनी जो वो मजा कर लो। तो पूरे लाल किले को लूट लिया गया, पूरे लाल किले क्या है लूट लिया गया। इसके बदले में जो वो रंगीला ने नादिर से यही कहा था कि आप मुझसे ये प्रॉमिस करो आप मेरी और मेरी फैमिली वालों को नहीं मारोगे, बाकी मैं आपके साथ में कोऑपरेट करूंगा, मैं आपके साथ में क्या करूंगा कोऑपरेट करूंगा। नादिर ने कहा प्रॉमिस मैं तेरी और तेरी जो वो फैमिली को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, बस बाकी लूटेंगे पूरा। तो पूरे लाल किले को लूट लिया गया, पूरे दिल्ली को लूट लिया गया, पूरे दिल्ली को जितना ये लोग लूट सकते थे उतना लूटा गया, कुछ भी नहीं बचा था। अब तक जो वो नादिर वहीं बैठा है रंगीला के पास में, कई दिन तक रुका, कई सप्ताह तक रुका, कई सप्ताह तक क्या है रुका, और वो लोग आराम से देख रहे हैं डांस गाना म्यूजिक। तब यूं उसको नादिर को आश्चर्य होता है, और वो नादिर रंगीला से कहता है तू इतनी हिम्मत कहां से लाता है। तो वो रंगीला कहता है कैसे, क्या तेरे को लूट लिया हमने, पूरा बर्बाद कर लिया, तेरे शहर को लूट लिया, किसी के पास कुछ भी छोड़ा नहीं है, फिर भी तू खुश है। तो वो रंगीला कहता है साहब यदि मैं रोऊंगा तो आप मुझे वापस दोगे क्या सब कुछ। तो उसने कहा नहीं वो तो नहीं मिलेगा। तो फिर साहब रोने का फायदा ही क्या, जब कोई चीज आपके हाथ में है ही नहीं, जब कोई चीज आपके कंट्रोल में है ही नहीं, तो फिर उसमें क्या मतलब। इसलिए लाइफ एंजॉय करें, देखा जाएगा, पैसा हाथ का मैल है, आज आप लूट के लेके जा रहे हो, कल को वापस आएगा तो आएगा, देखा जाएगा। चलो अब आप अपन देखते हैं डांस, और ऐसे करके डांस। तो वो वाकई में कहीं ना कहीं नादिर उसको लगता है कि नहीं आदमी तो गजबी है, आदमी तो क्या ही है। इधर चिनकिलिच खान भी नादिर से कहता है कि मैंने तेरे जितना बेशर्मा आदमी कहीं नहीं देखा। तो वो रंगीला चिनकिलिच से कहा था आप में तो शर्म है ना, गए थे ना करनाल में, क्या किया शर्म का, हार गए। तो वो कहते हैं हाँ वो तो चल छोड़ इस बात को। अब ये लोग बैठे हैं और बस केवल रंगीला वेट कर रहा है कि नादिर एक बार वापस चला जाए। नादिर क्या चला जाए वापस। और वो रंगीला बातों बातों में कहता भी है नादिर से कि नादिर भाई कब जा रहे हो। तब उसने कहा बस थोड़ी लूटपाट और बाकी है, वो हो जाए फिर जा ही रहे हैं। और यूं करके बैठते हैं जितने में एकदम से एक जो दिल्ली अफवाहों का शहर है, दिल्ली में अफवाहें बहुत जल्दी फैलती है, बहुत जल्दी दिल्ली में अफवाहें बनती है। तो वो दिल्ली में अफवाह फैल गई एकदम से कि सब रंगीला ने नादिर को मार दिया। और वो जैसी अफवाह फैली तब किसी ने मार दिया वाकई में उसको।
तब सब किसी ने कहा अरे यार ऐसे कैसे मार सकता है रंगीला नादिर को। तब कहते रंगीला बौड़ा दिखता है पर बौड़ा है नहीं, रंगीला ने सैयद बंधुओं को भी मारा है। तो वो दिल्ली के लोगों ने भरोसा कर लिया ऐसा, जो वो बात पे अफवाह पे वाकई में रंगीला नादिर को क्या कर दिया, मार दिया। तो फिर दिल्ली के लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है एकदम से, इसलिए सब दिल्ली की जनता निकलती है बाहर, और जनता बाहर निकलकर नादिर शाह के सैनिक घूम रहे थे उनके ऊपर अटैक कर देती है, और अटैक कर देती है नादिर शाह के बहुत सारे सैनिकों को मार देती है। तो वो सैनिक वहां से डर के भाग जाते हैं एक बार सारे, और लाल किले के सामने आकर इकट्ठा होते हैं। इकट्ठे होने के बाद में सैनिक आपस में बात करते हैं क्या हुआ एकदम से। तब कोई कहता है दिल्ली के लोगों में इतनी हिम्मत कहां से आ गई, उन्होंने हमारे ऊपर अटैक कर दिया। तब कोई कहता है कि इनमें एक्चुअली अफवाह फैल गई कि साहब जो वो है ना नादिर क्या हो गया है, मर गया है। तो वो सैनिक इकट्ठा होकर जाते हैं जो वो नादिर के पास में, नादिर अंदर बैठा था, और उन्होंने जाकर नादिर से कहा सर एक्चुअली एक जो वो छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। नादिर कहता है छोटी सी मतलब। तो वो एक सेनापति कहता है सर एक्चुअली बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तब कहते क्या हो गया, कि है ना दिल्ली की पब्लिक ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया। कि क्या कर दिया, हमारे ऊपर अटैक कर दिया। तब जो नादिर कहता है एकदम से उनमें इतनी हिम्मत कहां से आई, इतने दिनों से तुम लोग दिल्ली लूट रहे हो, इतने दिन तक तो इनमें हिम्मत नहीं थी, आज कहां से आई। तब किसी ने कहा सर एक्चुअली हिम्मत इसलिए आई है। नादिर ने कहा बोलो शर्माओ मत। तब उसने कहा सर हिम्मत या वो दिल्ली के लोगों में इसलिए आई है कि दिल्ली में अफवाह फैल गई है कि रंगीला ने आपको मार दिया है, इसलिए दिल्ली के लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप वाकई में क्या हो गए हो, मर गए हो, इसलिए उनका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया है। नादिर कहता अच्छा इतनी भयंकर अफवाह, और वो रंगीला की तरफ देखता है। रंगीला बेचारा कांप जाता है। रंगीला नादिर की तरफ देखते, रंगीला कहता भाई भाई मम्मी ने सौगन मना की जवान को नहीं कि मम्मी जो वो मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, मैं नहीं जानता। तब वो जो रंगीला कहता है वो तो मुझे, अरे सर वो जो नादिर कहता है वो तो मुझे भी पता है, तेरी इतनी हिम्मत ही नहीं है तू मुझे क्या कर दे मार दे। पर फिर भी अफवाह फैली है तो फैली है। और वो नादिर उठता है, और नादिर आता है बाहर। बाहर आता है तो वो देखता है डेड बॉडीज रखी हुई थी बहुत सारी, जो एक्चुअली नादिर के लोग थे जिनको मार दिया गया था। उन डेड बॉडीज में एक नादिर का भतीजा भी था। नादिर उसको देखते एकदम से गुस्से में आ जाता है, बौखला जाता है, और नादिर कहता है इन लोगों की इतनी हिम्मत दिल्ली वालों की, इन्होंने मेरे लोगों पे अटैक किया, और मेरे लोगों को क्या किया, इन्होंने मारा है। और वहां से निकलता है, जस्ट वहां पे लाल किले के सामने जाके थोड़ा साइड में जामा मस्जिद है। कौन सी मस्जिद है, जामा मस्जिद। तो वो जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे चढ़ जाता है, और वो अपने सैनिकों से कहता है कि इकट्ठा करो दिल्ली के लोगों को। और वो दिल्ली के लोगों को इकट्ठा करते हैं, और वो जैसे दिल्ली के लोगों को इकट्ठा करते हैं जामा मस्जिद पे सबको, पूरी दिल्ली के लोगों को, और वो नादिर भयंकर गुस्से में, नादिर भयंकर क्या है, गुस्से में। और वो नादिर एक ही बात कहता है कि ये अफवाह किसने फैलाई, कि ये अफवाह किसने फैलाई, ये अफवाह क्या है, किसने फैलाई। इसकी सीढ़ियों पे जाके खड़ा हो जाता है, यहाँ कहीं पर बाहर, और वो यहाँ पर लोगों को इकट्ठा करके यहाँ पे, और वो यहाँ पे इकट्ठा होकर एकदम से चिल्लाता है ये अफवाह जिसने फैलाई है वो आदमी मेरे सामने आए। अब कोई सामने आता भी नहीं है। इधर वो नादिर का गुस्सा बढ़ता जा रहा था, और नादिर ने एकदम से अपनी तलवार निकाली, तलवार निकाल के हवा में खड़ी करी, और वो हवा में तलवार ऐसे करके चिल्लाया अपने सेनापति की तरफ, और कहा जब तक मेरी तलवार मेरी मयान से बाहर रहेगी तब तक दिल्ली में कत्लेआम होता रहेगा, खून खराबा होता ही रहेगा। और नादिर की पूरी सेना ने दिल्ली के लोगों को काटना स्टार्ट किया। ये दिल्ली का सबसे भयंकर कत्लेआम था। इन्होंने हजारों नहीं लाखों लोगों को मार दिया, पूरी दिल्ली को सुनसान कर दिया, और वो सब मारा मारी चल रही थी। ये पूरी दिल्ली की सड़कें हैं, यहाँ पर चारों तरफ डेड बॉडी ही डेड बॉडी हो गई थी, लोग ही लोग बिखरे हुए पड़े थे, चारों तरफ खून के नाले बह रहे थे, ये हो रहा था। और वो ये नादिर अभी भी तलवार लेके खड़ा ही है, और एक आदमी अभी भी चिल्ला रहा है भाई तलवार अभी भी मयान से बाहर है, मतलब कत्लेआम करते ही रहो, कत्लेआम क्या है, करते ही रहो। दिल्ली में सब लोगों को ढूंढ ढूंढ कर पकड़ पकड़ के घरों से बाहर निकाल रहे थे, उनको भी क्या कर रहे थे, मार रहे थे। और ये सब कुछ चल ही रहा था। लास्ट में तो ये हालात हो गए थे, कोई लोग मिल नहीं रहे थे, कुछ ही लोग बेचारे छुपे हुए थे, कोई छत पे, कोई पेड़ों पे, कोई कहीं पर ऐसे यूं मतलब कोठार में, वो यूं छुपे हुए थे। फिर फाइनली और किसी की हिम्मत तो नहीं होती है, चिनकिलिच खान आता है। चिनकिलिच यहाँ से इन सीढ़ियों पे अपने घुटनों के दम पर बैठता है, और घुटनों के दम पर बैठकर घुटनों के दम पर ऊपर तक जाता है वहां तक, और वहां पे नादिर खड़ा था। और वो जो नादिर के पैर पकड़ता है, नादिर के पैर पकड़ कर कहता है रहम कर नादिर, रहम कर, दया दिखा दे थोड़ी बहुत तो। कोई नहीं बचा है नादिर, इक्के दुक्के लोग बचे हैं, इक्के दुक्के लोग क्या है, बचे। और तेरे को यदि कत्लेआम करने का इतना ही शौक है तो एक काम कर, इन मरे हुए लोगों को सबको जीवित कर दे, मैं जो है ना तुझे ही अल्लाह मान लूंगा, और तो उसके बाद में फिर इनको मार दे भले ही। तो फिर नादिर को पता नहीं क्या 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 ही जस्ती है, और वो नादिर अपनी तलवार मयान में डाल देता है। और जैसे ही मयान में डालता है तब उसका सेनापति इसके पास में खड़ा होता है, वो चिल्लाता है जोर से अब बस करो। तब सेना कहते सब बस किए हुए ही है, कोई भी बच्चा भी नहीं है, बचने के नाम पे केवल बच्चे हैं, सब कुत्ते और बिल्लियां, कुत्ते और क्या है,
बोले ये दिल्ली का सबसे भयंकर कत्लेआम था। और वो यहां से कत्लेआम करके फिर ये वापस जाता है रेड फोर्ट की तरफ, और ये वापस रेड फोर्ट में जाकर वहां पे बैठता है। रंगीला भयंकर डरा हुआ था फिर भी रंगीला हिम्मत करके इससे कहता है कि नादिर, ये तूने अच्छा नहीं किया यार। हो सकता है गलतफहमी फैल गई थी लोगों में, अफवाह उड़ गई थी, उन्होंने जो तुम्हारे लोगों पर, तूने पूरा दिल्ली मार दिया। तब नादिर ने कहा ऐसा ही हूं मैं। तुझे क्या लगता है मैं कोई जेंटलमैन टाइप का सा आदमी हूं? मैं एक हत्यारा हूं। मैं क्या हूं? एक हत्यारा हूं, और मैं क्रूर हूं। इसलिए आज तक तुम लोगों ने हमारे साथ कॉपरेट किया था, इसलिए मैंने तुम लोगों को मारा नहीं था। आज तुम्हारे लोगों ने पहली बार मेरे साथ कॉपरेट नहीं किया, इसलिए मैंने सबको ही मार दिया। और वो ऐसे करके चुपचाप बैठ जाता है। तो वो रंगीला कहता है प्लीज अब किसी को मत मारना। तब रंगीला तो वो नादिर कहता है हाँ अब नहीं मारूंगा। फिर वो वापस यहीं पर रुकता है, वापस 2 4 6 दिन तक, 4 6 दिन रुकता है। फिर वापस रंगीला हिम्मत करके नादिर से कहता है नादिर भाई कब जा रहे हो वापस? उसने कहा अभी हम बहुत थके हुए हैं, इसलिए अब हम करेंगे आराम थोड़े दिन, फिर जाएंगे। फिर वो एकदम से नादिर रंगीला से कहता है कि है ना मनोरंजन के लिए आज शाम को कुछ ऐसा डांस गाने की टीम मंगवाना। तब नादिर ने कहा वो जो कहता रंगीला कहता मंगवाऊंगा। और वो शाम को कहीं पड़ोसी गांव से एक टीम मंगवाता है जो एक्चुअली म्यूजिक ठीक है मतलब सा कंपोज करती है, प्लस डांस शो भी दिखाती है। और वो जब दिखाती है तब उसके बाद में लास्ट में रंगीला, अरे सॉरी, जो वो नादिर बहुत खुश हो जाया करता था, और वो नादिर उनको 2 3 ऐसे सोने के सिक्के दिया करता, फेंका करता था, ये लो तुम्हारे लिए। वो टीम चुपचाप सिक्के उठाती और चुपचाप चली जाती थी। नादिर ने ऐसा 4 5 दिन तक किया लगातार। तो वो नादिर अपसेट हो गया। नादिर को लग रहा था कि वो एक्चुअली जो भी पैसे दे रहा है वो बहुत ज्यादा है, और जबकि सामने वाले टीम जो होती थी, जो वहां पर एक्चुअली म्यूजिक दिखाने आती थी, उनको लग रहा था कि ये जो पैसे दे रही है वो बहुत ही क्या है, कम है। ये जनरेशन गैप होता है, एरिया गैप होता है। जैसे कि अब ये एक्चुअली ईरान से आया था, ईरान में गरीबी बहुत ज्यादा थी, इसलिए इसको लगता था मैंने बहुत ज्यादा दे दिया। अपने यहाँ पे अमीरी बहुत ज्यादा थी, इसलिए अपने यहाँ के लोगों को लगता था कि बहुत कम है। जैसे कई बार जनरेशन गैप भी होता है कि अपन कहीं पे अपने रिश्तेदारों के वहां पे जाते हैं, तब जो वो एक्चुअली पुराने लोग हैं जिनकी एज 80 90 साल के आसपास है, वो आज भी बच्चों के हाथ में जो वो 10 रुपए 50 रुपए देते हैं, और वो है ना 10 रुपए देकर कहते हैं बेटा है ना मिठाइयों खाइए, फ्रूट खाइए, थारे कपड़ा लाइजे, हैंग राखिए। क्योंकि उनके लिए वाकई में उस जमाने में 10 रुपए बहुत ही क्या होते थे, ज्यादा होते थे। वर्तमान के बच्चों को लगता है 10 रुपए 50 रुपए 100 रुपए में आता क्या है, आता तो कुछ भी नहीं है। तो अगर वही था तो वो यूं ऐसे सिक्के फेंका करता था, और वो वहां पे एक कोई महिला हुआ करती थी, वो उन सिक्कों को उठा के लेके चली जाया करती थी। तब एक दिन नादिर को जो वो गुस्सा आ जाता है, नादिर उसको कहता है रुक। तो वो महिला कहती है हाँ जी। तो वो कहते मैं तेरे को इतने गोल्ड के सिक्के देता हूँ रोज 2 3, और तू कुछ कभी ऐसे यूं धन्यवाद भी नहीं बोलती, चुपचाप उठा के चली जाती है। तो वो महिला कहती है कि यदि आप मेरी हत्या ना करें तो एक बात बताऊं, शायद तक आपको ऐसा लग रहा है कि आप मुझे बहुत ज्यादा पैसे दे रहे हो, हकीकत है ये तो कुछ भी नहीं है मेरे लिए। तो वो नादिर कहता है ये तेरे लिए कुछ भी नहीं है? उन्होंने कहा हाँ कुछ भी नहीं है। ये तो ये छोटे छोटे टाबर जो पढ़ने वाले फाउंडेशन बैच के है ना, वो भी इससे ज्यादा उछाल के चले जाते हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है। नादिर कहता है अच्छा। उन्होंने कहा हाँ, हम छोटा मोटा परफॉर्मेंस कहीं पर भी करते हैं तो भी हमें इससे ज्यादा ही पैसा मिलता है। वो तो ठीक है, वहां हम आपके आगे बोल नहीं सकते कुछ भी, इसलिए चुपचाप जो वो बैठ रहते वरना आप देते क्या हो? तो वो नादिर कहता तो तुम्हें इससे ज्यादा कौन देता है, इससे ज्यादा कोई देता है क्या? तो वो एकदम से महिला कहती देता तो एक ही आदमी है, वो बैंकर ढंग से पैसे देता है। तो कौन है? रंगीला। वो साइड में बैठा था, ये देता है पैसे। ये जब खुश होता है तब ये सिक्के नहीं देता, थैलियां फेंकता है सोने के सिक्कों की, और कहता है ये सब ले जाओ। कभी कभार तो एक साथ 5 6 थैलियां उठाकर फेंकता है और कहता है ये सब क्या है, ले जाओ। तब नादिर कहता है वो फेंकता होगा पर वो दिन गए, अब नहीं फेंक पाएगा ये। तो वो महिला हंसती है, कहती है इसका नाम रंगीला है। और यूं ही नहीं कहते हम लोग इसको रंगीला, ये वाकई में क्या है, रंगीला है। इसका जब दिल खुश होता है तब दिल खुश होकर ही कुछ भी फेंक देता है। तब कहा हाँ वो फेंकता होगा पर अब हमने इसको लूट लिया है। तो वो महिला कहती ये गलतफहमी है तेरी नादिर कि तूने इसको लूट लिया है। ये अभी भी इतना पैसा वाला है कि ये तेरे जैसे 10 नादिर को तो है ना अभी कभी खरीद सके। पर वो तो क्या है कि इसका बेचारा टाइम खराब चल रहा है। टाइम क्या चल रहा है इसका? तो नादिर का ईगो हर्ट हो जाता। नादिर कहता अभी भी इसके पास में तू कह रही पैसा है? तो वो कहता हाँ, इसने जो वो पैसा छिपा रखा है। तब नादिर कहता कहां पे? तब वो महिला कहती उचित इनाम मिले तो मैं बताऊं। तब नादिर हाथों हाथ एक जो वो सोने से के सिक्कों से भरी हुई थैली थी, और कहते तू तो इन्फॉर्मेशन दे, ये पूरी थैली तुझे दूंगा। तब वो महिला विश्वासघात कर लेती है। महिला कहती इसके पास कोई नूर है, इसके पास क्या है कोई नूर है। तब नादिर कहता ये क्या है? तब वो महिला कहती ये एक डायमंड है, और ये डायमंड है, इसकी वैल्यू इतनी ज्यादा है कि उससे तेरे जैसे 10 20 नादिर क्या है खरीदे जा सकते हैं, इतना उसकी वैल्यू है।
तो वो कहते है कहां पर वो? तो वो कहती, महिला कहती, पहले एक्चुअली इसके पास में एक क्राउन है जिसका नाम था तख्ते ताउस। तख्ते ताउस वो एक्चुअली पिकॉक थ्रोन में बना हुआ था, इसलिए उसको पिकॉक थ्रोन भी कहते हैं। उसको हिंदी में कहते हैं मयूर सिंहासन, कि वो है उसमें लगा हुआ था। लेकिन तू जब आया था उससे पहले उसने इसको निकाल कर अपनी जो वो मतलब पगड़ी में डाल दिया था। कहां पे डाल दिया था? पगड़ी में। तब इस बात पर वो कहता चल ठीक है, ये ले पैसे, ले तू ले जा। अब उसको चाहिए था कोहिनूर। क्या चाहिए था उसको? कोहिनूर। पर चूंकि उसने प्रॉमिस किया हुआ था कि वो रंगीला की फैमिली को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसलिए वो बहुत कलाकार निकला। वो भी जाता है रंगीला से बैठे बैठे बात करता है। फिर वो एकदम से रंगीला से कहता है रंगीला। तब रंगीला कहता है हाँ भाई। तो तू यार एक बात है, आदमी बहुत अच्छा है यार, तेरे को मतलब मेरे को तू है ना इतना अच्छा लगा, मुझे लगता है तू मेरा भाई है। तब रंगीला कहता है हाँ हाँ हाँ। तो वो नादिर कहता हाँ क्या बोल रहा है, क्लियर कट बोलना कि जैसे मैं तुझे अपना भाई समझता हूं, क्या तू भी मुझे अपना भाई समझता है? अब बेचारे रंगीला को बोलना तो नहीं था, लेकिन करे क्या उसने, हाँ नहीं नहीं बिल्कुल अपन भाई हैं। तो वो कहते खड़ा हो। इस बात पर रंगीला खड़ा होता है, कहते क्या हो गया? कि मैं जहां से आता हूं वहां पर परंपराएं हैं, हम जिसको अपना भाई मानते हैं ना उसके साथ में पगड़ी बदल दिया करते हैं, ताकि तभी भाईचारा स्ट्रांग होता है। भाईचारा क्या होता है? स्ट्रांग। पर चूंकि तूने मुझे अपना भाई माना है, मैंने तुझे अपना भाई माना है, इसलिए रंगीला बेचारा कुछ बोल पाता, सोच पाता उससे पहले उसने अपनी जो वो मतलब पगड़ी उतारी, पगड़ी उतार कर रखी साइड में, और उसने रंगीला की पगड़ी उतार कर खुद ने पहन ली, और फिर खुद ही पगड़ी उठाकर जब वो रंगीला को पहना दी। और फिर रंगीला से कहा अब हुए ना अपन सच्चे सच्चे भाई बिल्कुल ही। और गले आग जब वो गले मिलते हैं, तब तो बेचारा रंगीला गले मिलता है, कहते काहे के भाई, गरीब भाई कर दिए। अभी तक तो पास में कोहिनूर था। क्या था? कोहिनूर। तो ऐसे करके रंगीला जो वो उसने नादिर ने रंगीला से क्या ले लिया? कोहिनूर ले लिया। और वो बेचारा रंगीला बोल भी नहीं पाया कि सब इसमें मेरी जो वो इसमें मेरा क्या है? कोहिनूर है। वो हो गया। अब वो सारी घटनाएं घटित होने के बाद फिर उसने एक दिन से उससे कहा, एक दिन रंगीला से, कि भाई जो तेरी एक्चुअली दीवारें तोड़ते हैं। तब रंगीला ने कहा यार अब देखो यार, तुम्हें जितना मुझे बर्बाद करना था उतना तो कर लिया, जितना तुमने जो वो मतलब दिल्ली को लूटना था उतना का मतलब क्या है तुम लोगों ने लूट लिया, अब दीवारें तो मत तोड़ो प्लीज। तो वो कहता है, नादिर कहता है दीवारें तोड़नी पड़ेगी, और वो अपने लोगों से दीवारें तोड़ो। तो वो दीवारें तोड़ते हैं। तब रंगीला बेचारा चिल्लाता है और कहता है दीवारें तोड़ क्यों रहे हो, आखिर प्रॉब्लम तो बताओ। तब इस बात पर उसने नादिर ने कहा मैंने सुना है इसमें गोल्ड है। एक्चुअली यही जानकारी उसको किसने दी थी? बुरहान उल मुल्क ने। और वो जैसी दीवारें तोड़ी गई तो उस दीवारों में कुछ नहीं निकला। तब उसने रंगीला ने कहा अरे दीवारों में कोई गोल्ड नहीं है भाई, फिर भी मतलब कम से कम सारी दीवारें मत तोड़ो, बीच बीच में तुम्हारी जहां कहीं इच्छा है वहां तोड़ दो। तो वो 10-20 जगह से दीवारें तोड़ दी गई और वहां से कुछ भी गोल्ड नहीं निकला। तो वो इस बात पर वो बार बार रंगीला कहता है किसने कहा आपको दीवारों में गोल्ड है? तब नादिर कहता है किसी ने कहा है। तब रंगीला कहता है झूठ कहा है आपसे, इसलिए कुछ नहीं। फिर उसने वो सब जैसे दीवारों का काम खत्म हुआ तो फिर नादिर ऑर्डर देता है टाइल्स तोड़ो। तब रंगीला वापस कहता अब ये किसने कह दिया टाइल्स तोड़ो? तो उसने कहा मेरे पास में खबर है कि इसके नीचे गोल्ड है। इसलिए पूरे दीवाने आम के अंदर, दीवाने खास के अंदर जितनी भी टाइल्स थी सारी क्या कर दी गई थी? तोड़ दी गई। और तोड़ने के बाद में उसके अंदर खड्डे खोदे गए और पर अंदर से निकला कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं निकला। तो फिर रंगीला को अरे को एकदम से जो वो नादिर को गुस्सा आता है और वो नादिर कहता है बुरहान को बुलाया जाए। तब रंगीला कहता है अच्छा मतलब आपको ये जानकारियां बुरहान ने दी है कि दीवारों में और टाइल्स के नीचे भी क्या है? गोल्ड है। तब इस बात को बुरहान को बुलाया गया और तब नादिर एकदम से बुरहान को देखकर गुस्सा करता है, कहता है तूने कहा था ना यहाँ पे गोल्ड है। बुरहान ने कहा वो भाई मैं थोड़ा भावुक हो गया था इसलिए इमोशनल होकर ऐसे ही बोल दिया था, पर ऐसे तो नहीं, मेरे कहने का मतलब पैसा बहुत है। उसने कोई पैसा वैसा नहीं निकला कहीं से भी, और तूने मुझे ऐसा कहा था बहुत पैसा है, मैंने ऐसा सोचा था, इसलिए कल सुबह तक 1 करोड़ रुपए तैयार रखना। बुरहान ने कहा 1 करोड़ रुपए मैं कहां से लाऊंगा? तब वो जो नादिर कहता तूने कहा था ना हमारे लिए तो 50 लाख रुपए खुरचण है, तो ये 1 करोड़ रुपए थोड़ी डबल खुरचण है। 2 बार चमचो घुमाई, 2 बार कौन कर जे चमचो घुमाई, सुबह तक 1 करोड़ रुपए तैयार रखना। तो बुरहान उल मुल्क जो वो चला गया, नादिर के लोग नेक्स्ट डे 1 करोड़ रुपए वसूलने के लिए गए, उसके पास 1 करोड़ रुपए नहीं थे, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। क्या कर ली उसने? आत्महत्या। और वो मर गया। तब इस बात पर वो लोग उसके लोग वापस आते हैं, नादिर से कहते हैं साहब वो तो मर गया बुरहान उल मुल्क। तब इस बात पर जो वो नादिर कहता है सही कहावत है, जो आदमी दूसरों के लिए खड्डा खोदता है वो खुद ही उसमें क्या हो जाता है? गिर जाता है।